हेलो गाइस। आज है 13 जुलाई। ये है पुणेकर ऑब्जेक्टिव मध्य प्रदेश। और आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं इसका नाम है मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन। तो इसके हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत के जो 15-20 क्वेश्चन दिए गए हैं ये पुराने डाटा के ऊपर हैं। 2018, 19, 20 से जो डाटा है वहाँ से ये इकोनॉमिक सर्वे था। 2018-19 का जो इकोनॉमिक सर्वे था तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। चलिए देख लेते हैं। थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी 2023 चल रहा है और डाटा हमेशा अपडेटेड होता रहता है, लेकिन फिर भी हम ये देख लेते हैं और फिर इसके आगे अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो इकोनॉमिक सर्वे था 2018-19 का, इसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में किस दलहनी फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा रहा था। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण या जो इकोनॉमिक सर्वे था 2018-19 का, इसके अकॉर्डिंग एमपी में कौन सी दलहनी जो फसल थी उसका जो प्रोडक्शन था वो मैक्सिमम रहा था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका चना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एमपी में आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार वर्ष 2017-18 में गेहूं का प्रोडक्शन कितना रहा था। तो गेहूं का जो प्रोडक्शन था वो 20,020 रहा, 20,020 मैट्रिक टन रहा था। क्वेश्चन थर्ड लिखा हुआ है एमपी में आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश में वर्ष 2017-18 में तिलहन के प्रोडक्शन में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई थी। तो 15% की कमी दर्ज की गई थी। क्वेश्चन फोर्थ लिखा हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार वर्ष 2017-18 की स्थिति में दलहन की फसल क्षेत्रफल में वृद्धि रही है। तो कितनी वृद्धि रही है। ठीक है। तो ये 11% की वृद्धि रही है। क्वेश्चन फिफ्थ लिखा है आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार वर्ष 2017-18 में अनाज का उत्पादन कितना रहा है। तो ये रहा है 10,000 टन प्रोडक्शन रहा है। क्वेश्चन सिक्स लिखा हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार वर्ष 2017-18 में मध्य प्रदेश में सोयाबीन का क्षेत्रादन व उत्पादन क्रमशः रहा है। तो यहाँ पे 5,000, 10,000 हेक्टेयर व 5,300, 21,000 मैट्रिक टन ये प्रोडक्शन देखने को मिलता है। क्वेश्चन 7 दिया हुआ है 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में पशुधन की संख्या कितनी रही है। तो पशुधन की संख्या 2019 का जो डाटा है इसके अकॉर्डिंग जो 20वीं पशुधन गणना हुई थी 2019 में, इसके अकॉर्डिंग एमपी में जो पशुधन है ये आपको 4.06 करोड़ देखने को मिलता है। क्वेश्चन 8 दिया हुआ है 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार पशुधन आबादी के मामले में एमपी का कौन सा स्थान है। तो ये थर्ड नंबर पे सबसे पहले पशुधन के मामले में यूपी आता है, फिर राजस्थान आता है और थर्ड आपका एमपी आता है। क्वेश्चन 9 दिया हुआ है यहाँ पे कि 2019 की पशु गणना में मवेशियों की संख्या में के मामले में एमपी में कौन सी पोजीशन है पशुधन के मामले में, मवेशी है या गाय के मामले में। तो यहाँ पे भी हम थर्ड आते हैं, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जो मवेशियों में जो गाय है तो पश्चिम बंगाल आता है, फिर यूपी आता है, थर्ड एमपी आता है। क्वेश्चन यहाँ पर 10 दिया हुआ है कि पशु गणना रिपोर्ट 2019 के अनुसार भैंसों की संख्या के आधार पे एमपी का देश में कौन सा स्थान है। तो भैंसों का जो नंबर है वहां पे हम 4th नंबर पे आते हैं। तो ये बात ध्यान रखें, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ठीक है। गाय के मामले में थर्ड है, पशुधन के मामले में थर्ड है और भैंस के मामले में हम 4th नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन 11 दिया हुआ है 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश की पशु गणना 2012 की तुलना में भैंसों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, 25.88% की ग्रोथ देखने को मिली है। क्वेश्चन 12 लिखा हुआ है एमपी में आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार वर्ष 2015-16 में एमपी में कितने फसल का सर्वाधिक उत्पादन रहा है। तो ऐसी कौन सी फसल थी जो, ठीक है, 2015-16 में एमपी में किस क्रॉप का जो प्रोडक्शन रहा है वो सबसे ज्यादा रहा है। तो वो सोयाबीन है। इसी कारण से एमपी को सोया स्टेट भी बोला जाता है। क्वेश्चन 13 लिखा हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार एमपी में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर वर्ष 2016-17 कितना रहा है। तो ये रहा है 12.21%। क्वेश्चन 14 लिखा हुआ है वर्ष 2016-17 में एमपी में प्रचलित भावों के आधार पर एमपी राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है। तो प्रति व्यक्ति आय दोस्तों यहाँ पे 72,599 रुपए रही है। क्वेश्चन 15 लिखा हुआ है वर्ष 2016-17 में एमपी की जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान प्रचलित भाव के आधार पर कितना रहा है। तो ये 41.43% रहा है। वर्ष 2016-17 में कृषि क्षेत्र की विकास दर कितनी आंकी गई थी।
25.81%। क्वेश्चन 17, एमपी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2015-16 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था या जो जीडीपी रहती है में कृषि क्षेत्र या पशुपालन सहित योगदान कितना है। तो देश मतलब जो एमपी की जीडीपी है तो उसमें कृषि जो क्षेत्र है और उसमें एनिमल हस्बेंड्री है जो पशुपालन है इसको इंक्लूड कर दें तो ये कितने प्रतिशत मध्य प्रदेश की जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है, तो ये है 26.23%। क्वेश्चन 18, लिखा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी 2013-14 की अग्रिम अनुमानों के अनुसार मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर कितनी रही है, तो ये रही है 24.99%। क्वेश्चन 19, लिखा हुआ है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी वर्ष 2013-14 के अग्रिम अनुमान के अनुसार मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास दर कितनी रही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है 11.08%। क्वेश्चन 20, एमपी आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, ठीक है, तो ये था आपका 24.17%। क्वेश्चन 21, लिखा हुआ है वर्ष 2012-13 में प्रदेश का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा है, तो ये रहा है 276.20 लाख मैट्रिक टन। क्वेश्चन 22, लिखा हुआ है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार वर्ष 2012-13 में एमपी की विकास दर कितनी रही है, तो ये रही है आपकी 10.02%। क्वेश्चन 23, लिखा है एमपी में समग्र कृषि उत्पादन वर्ष 2011-12 में कितना हुआ था, तो ये हुआ था 302.12 लाख मैट्रिक टन। देखिए ये अभी तक जो हमने शुरुआत से 23 क्वेश्चन डिस्कस करे ये बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन थे और बहुत ही ज़्यादा पुराने जो डाटा था 2011-12, 15-16, 17-18, 19 ये जो सालों का डाटा था, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड थे। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। मेरा हमेशा से रिकमेंडेशन रहता है कि जो नया डाटा है उसके एमसीक्यू आप तैयार करें। कभी कभी पुराने एमसीक्यू भी आ जाते हैं बट इसके चांसेस बहुत ही रेयर रहते हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन अच्छे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 24 यहाँ पे दिया हुआ है एमपी में कुल कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है, तो मध्य प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि आपको 50% देखने को मिल जाती है। क्वेश्चन 25 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में फसलों में किसका रकबा ज्यादा है, मतलब कौन से टाइम पे जो फसल रहती है वो ज्यादा बोई जाती है, खरीफ फसल, रबी, जायद या सभी का बराबर है। तो यहाँ पे जो खरीफ रहती है फसल वो सबसे ज्यादा होती है क्योंकि जो ये जो खरीफ क्रॉप रहती है ये वर्षा पे आधारित रहती है, तो इसका जो रकबा रहता है वो सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन 26 लिखा हुआ है एमपी का निम्न जिला समूह ज्वार का क्षेत्र कहला जाता है, तो बोला जा रहा है यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट का सेट दिया गया है, तो ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट का सेट है जहाँ पे जो ज्वार है उसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, गुना, शिवपुरी, श्योपुर। आप यहाँ पे एक बात और भी याद रखें कि जो एमपी रहता है इसको 7 एग्रीकल्चर जो जोन है उनमें बांटा गया है। मैं आपको बता देता हूँ, जो गुना, शिवपुरी और जो श्योपुर क्षेत्र है इसे ज्वार प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ज्वार का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। इसके अलावा कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे पन्ना, टीकमगढ़, रीवा, तो यहाँ पे गेहूं और ज्वार का प्रोडक्शन अच्छा होता है, ठीक है। और उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर, तो यहाँ पे आपको कॉटन देखने को मिलेगा, गेहूं का प्रोडक्शन भी होता है। इसके अलावा छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, तो यहाँ पे राइस हो गया, कॉटन हो गया और ज्वार, इस टाइप से 7 एग्रीकल्चर जोन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन 27 लिखा हुआ है एमपी का ऐसा कौन सा भाग है जहाँ पे चावल क्षेत्र कहलाता है, तो जो पूर्वी और साउथ ईस्ट, ठीक है, ईस्टर्न और जो साउथ ईस्ट एरिया है एमपी का, तो यहाँ पे आपको राइस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं इनमें सीधी, शहडोल, बालाघाट, मंडला, जबलपुर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का मुख्य रूप से जो चावल का प्रदेश है वो ईस्टर्न साइड में या साउथ ईस्टर्न साइड में देखने को मिलता है। क्वेश्चन 28 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश का यह क्षेत्र चावल तथा कॉटन का क्षेत्र कहलाता है, तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे आपको राइस और कॉटन दोनों को देखने को मिल जाएंगे, तो जो खंडवा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आपको राइस और कॉटन का क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। कपास के क्षेत्र के अंतर्गत खंडवा, खरगोन, धार, रतलाम, बड़वानी, झाबुआ, तो इन डिस्ट्रिक्ट में आपको कॉटन का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, खंडवा, खरगोन, धार, रतलाम, बड़वानी एंड झाबुआ में। क्वेश्चन 29 लिखा हुआ है कि ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसमें एमपी जो प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे सही है। सोयाबीन में ही फर्स्ट है, दलहन एंड अलसी, तो यहाँ पे ऑल दी एबव हो जाएगा। ये बात ध्यान रखें, मध्य प्रदेश में सोयाबीन, अफीम, चना, दलहन, अलसी, तिलहन, ज्वार,
तुअर, ये सारी बातों में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। क्वेश्चन 30 लिखा हुआ है कि अलसी का जो प्रोडक्शन होता है, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं यहाँ पे मेजर प्रोडक्शन देखने को मिलता है? तो यहाँ पे बालाघाट एंड रीवा अलसी का मेजर प्रोडक्शन इन डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, ध्यान रखेंगे। जबकि जो भिंड मुरैना जो डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे आपको सरसों देखने को मिलती है भिंड मुरैना डिस्ट्रिक्ट में। जबकि जो छतरपुर होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे आपका तिल का प्रोडक्शन मिलेगा। जबकि जो खंडवा खरगोन है, यहाँ पे आपको कॉटन का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 31 लिखा हुआ है कौन सी डिस्ट्रिक्ट समूह है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सरसों का प्रोडक्शन देखने को मिलता है? हमने अभी बात करी थी भिंड मुरैना में सरसों का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। और खंडवा खरगोन ये मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे आपको कॉटन का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो सीहोर भोपाल ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आपको सोयाबीन का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। क्वेश्चन 32 लिखा हुआ है भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादन राज्य कौन सा है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। सोयाबीन का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में ज्यादा रहता है, इस कारण से मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी बोला जाता है। क्वेश्चन 33 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में खेसरी जो दाल थी उस पर बैन लगा दिया गया है, तो इसका क्या डिसएडवांटेज देखने को मिलता है? तो ये जो दाल रहती है खेसरी दाल, यदि कोई इसको कंज्यूम करता है, खेसरी दाल का सबसे पहले तो जो नेम होता है लेथायरस सटाइवस, तो ये इसका बॉटनिकल नेम है, इस पर बैन लगा दिया गया है। क्योंकि कोई इसको कंज्यूम करता है तो बॉडी के जो लोअर पार्ट्स रहते हैं, तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है और ऐसा कोई पर्सन है उसको पैरालिसिस या लकवा भी हो सकता है। तो ये खेसरी दाल पे इसलिए बैन कर दिया गया है। क्वेश्चन 34 लिखा हुआ है ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कॉटन की खेती के कारण इन्हें सफेद सोने का क्षेत्र बोला जाता है? तो ये हम अभी बात कर चुके हैं, खंडवा खरगोन ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे कॉटन के प्रोडक्शन के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब खंडवा से बुरहानपुर, खरगोन से बड़वानी जिले बन गए हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट भी इन्हीं में आते हैं। तो खंडवा खरगोन हो गया, बुरहानपुर हो गया और बड़वानी, ये सभी डिस्ट्रिक्ट कॉटन के प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन 35 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में गांजा उगाया जाता है? तो यहाँ पे जो खंडवा डिस्ट्रिक्ट है, तो खंडवा डिस्ट्रिक्ट गांजे के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। क्वेश्चन 36 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में अफीम का प्रोडक्शन करा जाता है? तो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में अफीम का प्रोडक्शन करा जाता है। मंदसौर एंड नीमच डिस्ट्रिक्ट में अफीम का प्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन 37 कॉपन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे देखने को मिलता है? तो कॉपन अनुसंधान केंद्र आपके खरगोन में स्टैब्लिश करा गया है, ठीक है, कॉटन अनुसंधान केंद्र। और ये मैं बता ही चुका हूं आपको कि खंडवा खरगोन में आपको कॉटन का प्रोडक्शन ज्यादा देखने को मिलता है। क्वेश्चन 38 लिखा हुआ है नेशनल लेवल पे सोयाबीन का जो अनुसंधान है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये आपको इंदौर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे सोयाबीन की वहां पे लेबोरेटरी या जो रिसर्च सेंटर है वो देखने को मिलता है। क्वेश्चन 39 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन जो संयंत्र है वो आपको उज्जैन में देखने को मिलता है। क्वेश्चन 40 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के कृषि संस्थानों में असंगत को बताइए। तो यहाँ पे रिसर्च सेंटर के नाम दिए गए हैं एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, ठीक है, और बताना है कि इनमें कौन सा गलत दिया हुआ है। चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी, देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये बात सही है। जो राइस का रिसर्च सेंटर है ये बड़वानी में देखने को मिलता है। यहाँ पे कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जबलपुर, तो ये गलत दिया हुआ है। सी ऑप्शन दिया है उद्यान की महाविद्यालय मंदसौर, तो ये सही है। और लिखा हुआ है सारे कथन सुसंगत है, तो ये बात भी सही नहीं है। मतलब कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान जो संस्थान है ये आपको भोपाल में देखने को मिलेगा, जबलपुर में कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय है, जबकि यहाँ पे संस्थान पूछा गया था। तो कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान भोपाल में है, ठीक है, और कृषि अभियांत्रिकी जो महाविद्यालय है वो भोपाल में देखने को मिलता है। क्वेश्चन 41 लिखा है मध्य प्रदेश में हरित क्रांति का निम्नतम लाभ व किस फसल को मिला है? तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तो बोला जा रहा है कि कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसको लीस्ट बेनिफिट मिला है, किस क्रॉप को लीस्ट बेनिफिट मिला है? तो वो है दलहन की क्रॉप, ठीक है। हरित क्रांति देख लेते हैं थोड़ा सा।
1966-67 में ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था और इससे सबसे ज़्यादा गेहूं का जो प्रोडक्शन था इसमें वृद्धि हुई है। चावल और जो ज्वार है उनमें भी कुछ इजाफा हुआ है, लेकिन जो दलहन फसलें हैं ये इनमें लीस्ट ग्रोथ हुई है ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण। क्वेश्चन 42 लिखा हुआ है निम्न फसलों में सूखा क्षेत्रों के लिए कौन सी सबसे उपयुक्त फसल है। तो ध्यान रखें करड़ी, सनई, अरहर एंड मेस्टा। तो जो मेस्टा होता है या सनई ये जूट के समान एक फाइबर होता है, ठीक है, और ये सूखे क्षेत्रों में इसका प्रोडक्शन करा जाता है। इसके उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश के जो गुना, भिंड, रीवा डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे इसका प्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन 43 क्वेश्चन में बोला जा रहा है मध्य प्रदेश की तिलहन फसलें कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे जो सारे ऑप्शन दिए गए हैं सोयाबीन, सरसों, अलसी, तो ये सारे के सारे तिलहनी फसलें हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 44 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय थे। अनडिवाइडेड एमपी की बात करी जा रही है, लेकिन विभाजन के पश्चात जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय रह गया है जो कि 1964 में जबलपुर में स्टैब्लिश करा गया था। वर्ष 2008 में ग्वालियर में नवीन कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना से वर्तमान में 2 कृषि विश्वविद्यालय हो गए हैं। तो यहाँ पे आंसर 2 होने वाला है, ठीक है। अनडिवाइडेड जो एमपी था तब 2 थे, फिर एक रह गया था जो कि आपका जबलपुर में देखने को मिलता है, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय था जो कि 1964 में जबलपुर में स्टैब्लिश करा गया था। और 2008 में ग्वालियर में एक एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय स्टैब्लिश करा गया। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में 2 एग्रीकल्चर आपको यूनिवर्सिटी देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन 45 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में बीज फार्म विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो ये आपको भोपाल में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में बीज फार्म विकास निगम की जो स्थापना थी ये 1980 में करी गई थी और ये भोपाल में करी गई थी। और इसका मकसद यही था कि हाई क्वालिटी के जो सीड है उनको संवर्धन करना और फार्मिंग के तरीकों को डेवलप करना। क्वेश्चन 46 लिखा हुआ है एमपी में कृषि जोत का औसत आकार कितना है, ठीक है। तो कृषि जोत का जो औसत आकार है मध्य प्रदेश में वो 1.78 हेक्टेयर देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जो जोत है वो हरदा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है और न्यूनतम जो जोत है वो आपको कटनी एंड नीमच डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। क्वेश्चन 47 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत जो रकबा है वो की सिंचित देखने को मिलता है। तो ये 37% जो रकबा है वो मध्य प्रदेश में सिंचित कंसीडर करा जाता है। क्वेश्चन 48 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना कब करी गई थी, ठीक है। तो 1976 का टाइम था जब मध्य प्रदेश में सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना करी गई थी। क्वेश्चन 49 मध्य प्रदेश में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो जो वेस्टर्न एरिया है मध्य प्रदेश का, यहाँ पे जो कुएं और ट्यूबवेल हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सिंचाई देखने को मिलती है। क्वेश्चन 50 सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है। तो सर्वाधिक सिंचित फसल आपकी गेहूं है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है। तो कुओं एवं नलकूपों से होती है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये इसी बार एमपीपीएससी ने पूछा था। 2022 की जो एमपीपीएससी थी वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी तरह से चलते फिरते क्वेश्चन आ जाते हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को नेग्लेक्ट ना करें, आई रिक्वेस्ट यू। क्वेश्चन 52 की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में नहरों तालाबों द्वारा सिंचाई का प्रतिशत कितना है। तो मध्य प्रदेश में जो नहरें या जो तालाब रहते हैं इनसे जो सिंचाई रहती है ऑलमोस्ट 20.24% देखने को मिलती है। और जो हमारे कुएं और जो ट्यूबवेल्स रहते हैं यहाँ से 67.34% जो सिंचाई रहती है वो देखने को मिलती है। क्वेश्चन 53 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के में निम्न क्षेत्रों में नहरों द्वारा सिंचाई होती है। तो किस क्षेत्र में नहरों द्वारा सिंचाई देखने को मिलेगी। तो चंबल घाटी क्षेत्र, बुंदेलखंडी क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र, ठीक है। तो इन सभी जगह पे आपको नहरों द्वारा सिंचाई देखने को मिलती है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 54 बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे तालाब द्वारा आपको इरिगेशन देखने को मिलता है। इरिगेशन डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं आप इनको। तो पहली बात तो ये बात ध्यान रखें कि जो तालाब रहते हैं इनके द्वारा 2.1% इरिगेशन देखने को मिलता है। मैंने बताया कुएं और जो नलकूप रहते हैं या जो ट्यूबवेल्स रहते हैं और जो कुएं रहते हैं उनसे 67.34% और जो नहरें रहती हैं तो उनसे 20% के ऑलमोस्ट सिंचाई होती है। और जो तालाब है इनसे 2.1% होती है। और बालाघाट, सिवनी ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे
मेजर तरीके से तालाब के द्वारा आपको इरिगेशन देखने को मिलता है। क्वेश्चन 55 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश का जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट थी 2018-19 की, तो इसके अकॉर्डिंग राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग सिंचाई से लाभान्वित है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत भाग यहाँ पे इरिगेशन से लाभान्वित है, तो ये आप यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है 69.6%। क्वेश्चन 56 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश का सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है। तो जो डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट है ये सबसे लीस्ट इरिगेटेड एरिया है, सबसे कम यहाँ पे सिंचित देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। क्वेश्चन 57 लिखा हुआ है नर्मदा नदी पर निर्मित इंदिरा सागर परियोजना से कितनी कृषि भूमि सिंचित हो जाएगी। तो 2.70 लाख हेक्टेयर जो एरिया है वो इंदिरा सागर प्रोजेक्ट से इतनी कृषि भूमि का इरिगेशन किया जा सकता है, सिंचित करा जा सकता है। क्वेश्चन 58 लिखा हुआ है बाण सागर जो प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश से कितने क्षेत्र को कवर करता है। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा 1,53,687 हेक्टेयर। 1,53,687 हेक्टेयर जो एरिया है वो बाण सागर जो प्रोजेक्ट है इससे इरिगेट होता है। क्वेश्चन 59 लिखा है फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने एग्रीकल्चर जोन में बांटा गया है। तो मैंने बताया था ये पहला या दूसरा ही क्वेश्चन था शायद। तो जो 7 एग्रीकल्चर जोन में मध्य प्रदेश को बांटा गया है, एक ज्वार का क्षेत्र है, एक गेहूं और ज्वार का क्षेत्र है, एक कॉटन और गेहूं का क्षेत्र है, एक प्योर कॉटन का क्षेत्र है, एक राइस एंड कॉटन का क्षेत्र है, और एक राइस कॉटन एंड ज्वार क्षेत्र है, और एक प्योर राइस का क्षेत्र है। तो इस तरह से ये 7 एग्रीकल्चर जोन मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन 60 बोला जा रहा है कि चावल, कॉटन और जो ज्वार है इसके अंतर्गत आने वाला कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये सारी बातें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल। ठीक है, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी ये सभी डिस्ट्रिक्ट में आपको राइस, कॉटन और जो ज्वार है यहाँ का प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 61 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में एक फसलीय कृषि के अंतर्गत कितना प्रतिशत भाग आता है। एक फसलीय कृषि के अंतर्गत कितना प्रतिशत भाग आता है। तो यहाँ पे 43% जो एरिया है वो आपको एक फसलीय कृषि के अंतर्गत आता है, जबकि जो 70% जो कृषि है वो वहां पे 2 क्रॉप का प्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन 62 लिखा है एमपी में प्रमुख कॉटन प्रोडक्शन वाला क्षेत्र कौन सा है। तो एमपी में जो वेस्टर्न एमपी है यहाँ पे आपको कॉटन का प्रोडक्शन ज्यादातर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मालवा का पठार, नर्मदा और ताप्ती नदियों की जो घाटियां हैं यहाँ पे ब्लैक सॉइल भी मिल जाएगी। तो इसके कारण से जो मालवा प्लेटो है तो यहाँ पे आपको कॉटन का प्रोडक्शन ज्यादा देखने को मिलता है, और जो कॉटन है ये एक कैश क्रॉप है या नकदी फसल है। क्वेश्चन 63 लिखा हुआ है कपास के उत्पादन में एमपी का देश में कौन सा स्थान है। तो हम 3rd नंबर पे आते हैं। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे आपका गुजरात आता है जहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन होता है, इसके बाद महाराष्ट्र आता है और 3rd नंबर पे मध्य प्रदेश आता है। और मध्य प्रदेश में भी आपको कॉटन खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, रतलाम इन डिस्ट्रिक्ट में मेजर तरीके से देखने को मिलता है। क्वेश्चन 64 लिखा हुआ है एमपी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो फसल है वो कौन सी है। तो मध्य प्रदेश को सोया स्टेट बोला जाता है, मैंने बताया अभी। ठीक है, और देश का जो लगभग 55 से 60% जो सोयाबीन है वो एमपी में ही देखने को मिलता है, तो इसके कारण से इसको सोया स्टेट भी बोलते हैं। तो एमपी की जो महत्वपूर्ण फसल है वो आपको सोयाबीन देखने को मिलती है। क्वेश्चन 65 लिखा हुआ है मौसम के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। 3 तरह के सीजन के बेस पे क्रॉप्स होते हैं, एक रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स। जो खरीफ क्रॉप्स हैं, ठीक है, तो ये आपके जून जुलाई में इनको खेतों को बोया जाता है। ठीक है, इस समय आपको राइस या जो सोयाबीन है वो बोया जाता है। रबी क्रॉप्स वो होते हैं जो कि मतलब आपको अक्टूबर नवंबर में इनको खेतों को बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इनकी कटाई होती है। और जायद क्रॉप्स वो रहते हैं जो कि इन दोनों क्रॉप्स के बीच का जो टाइम पीरियड होता है तब इनको बोया जाता है, और खरीफ क्रॉप्स शुरू होने से पहले इनको काट लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 66 बोला जा रहा है जायद क्रॉप्स कौन सी नहीं है। तो देखिए जायद क्रॉप्स में मैंने बताया कि खरीफ और जो खरीफ क्रॉप्स रबी क्रॉप की कटाई के बाद और खरीफ क्रॉप की बोनी से पहले जो फसल को तैयार करा जाता है उसे जायद क्रॉप्स बोलते हैं, और इसमें मेजॉरिटी में सब्जी या फ्रूट्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सी ऐसी क्रॉप है जो जायद क्रॉप्स नहीं है। खीरा, ककड़ी, लौकी, तो ये सारी सब्जियां हैं। ठीक है, लेकिन तिल यहाँ पे नहीं आएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे
गलत होने वाला है, जायद क्रॉप्स नहीं माना जाता। क्वेश्चन 67 बोला जा रहा है रबी क्रॉप्स कौन सी नहीं है। ठीक है, तो अलसी, राई, चना ये सारे के सारे रबी क्रॉप्स हैं, जबकि जो मक्का है ये आपको रबी सीजन में देखने को नहीं मिलती। जो मक्का है ये खरीफ क्रॉप में कंसीडर इसको करा जाता है, तो ये बात ध्यान रखें। देखिए जो पीएससी है यूपीएससी है तो इस तरह से ये देखने में बड़ा आसान लगता है कि खरीफ क्रॉप्स यदि पूछा जाएगा तो हम तो बता ही देंगे, रबी क्रॉप्स होगा तो हम बता ही देंगे। यूपीएससी या पीसीएस में क्या करा जाता है कि इंडिया में जो डिफरेंट एरियाज में जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं तो उनका एक ग्रुप तैयार कर दिया जाता है। कोई वेस्ट बंगाल की क्रॉप ले लेंगे खरीफ सीजन की, कोई तमिलनाडु की ले लेंगे, तो यहाँ पे जो वैरायटी ऑफ खरीफ क्रॉप्स हैं या जो रबी क्रॉप्स हैं तो वो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाते हैं और सिंपल से क्वेश्चन भी आपसे गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन 68 लिखा हुआ है निम्नलिखित में खरीफ ऋतु की फसल कौन सी है। तो अब खरीफ सीजन की फसल बताना है तो कॉटन, ध्यान रखें ये खरीफ सीजन में तैयार करा जाता है। सोयाबीन और ज्वार ये सारी जो क्रॉप्स हैं ये खरीफ सीजन में इनको तैयार करा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 69 लिखा हुआ है केंद्र सरकार की थ्रस्ट जो स्कीम थी किन के तहत किन किन फसलों को 100% सेंट्रल गवर्नमेंट या जो है वो असिस्टेंस दे रही है थ्रस्ट योजना के तहत। तो 1989 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रदेश के जो 33 जिले थे जहाँ पे सूखे की स्थिति से निपटने के लिए थ्रस्ट स्कीम चलाई थी, जिसमें गेहूं, चावल या जो अरहर की फसल थी तो इनको असिस्टेंट दिया जा रहा था। तो यहाँ पे इस तरह से डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ध्यान रखें थ्रस्ट स्कीम एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने असिस्टेंट दिया था और ये 1989 में लॉन्च करी गई थी। क्वेश्चन 70 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। मूंगफली एक तिलहनी फसल है जो कि खरीफ के टाइम पे, देखिए ये बात भी ध्यान रखें कि किस समय किस फसल को उगाया जाता है। ठीक है, तो मूंगफली एक तिलहन फसल है और जो कि खरीफ सीजन में तैयार करा जाता है। मध्य प्रदेश में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन आपको खरगोन डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। अदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो खंडवा, धार, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं। इस बार एक क्वेश्चन और आया हुआ था पीसीएस में कि मूंगफली के प्रोडक्शन के मामले में कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। तो इस टाइप से एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंपल से आपको पता होना चाहिए। बड़े बेसिक से क्वेश्चन है लेकिन आप इनको नेग्लेक्ट ना करें, आपको पता होना चाहिए। मूंगफली हो गई, ज्वार हो गई, खरीफ सीजन के क्रॉप्स कौन से हैं, रबी सीजन के कौन से क्रॉप्स हैं, कौन सा स्टेट मतलब किस चीज में सबसे ज्यादा है। धनिया मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ पे देखने को मिलेगा, कॉटन सबसे ज्यादा कहाँ है, राइस सबसे ज्यादा कहाँ है, गेहूं का क्षेत्र कौन सा सबसे ज्यादा है, इरिगेशन सबसे ज्यादा कौन सा होता है, इरिगेशन का टाइप यहाँ पे कौन सा है, कुएं तालाब से कौन सा किस जगह पे होने वाला है। तो यही बेसिक से क्वेश्चन एग्रीकल्चर वाले चैप्टर से आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन 71 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में कृषि जोत का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन हमने बोला था हरदा जो डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पे कृषि जोत है, यहाँ पे जो औसत आकार है 1.78 हेक्टेयर है। तो हरदा डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट नंबर पे है जहाँ पे कृषि जोत का आकार सबसे ज्यादा है। और ये बात भी ध्यान रखिएगा कि सबसे कम जो औसत जोत है वो 1.5 हेक्टेयर है और ये कटनी और नीमच डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। क्वेश्चन 72 लिखा हुआ है एमपी के किस देश के सहयोग से महिला कृषकों के प्रशिक्षण की योजना है। ठीक है, तो जो महिला जो किसान है तो इनके लिए असिस्टेंट या जो सहयोग किया जा रहा है तो बोला जा रहा है कौन सी कंट्री से इनके लिए ट्रेनिंग वगैरह का प्लान है गवर्नमेंट का, तो ये है वो कंट्री डेनमार्क। क्वेश्चन 73 ये एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए क्वेश्चन है कुछ। 73 लिखा हुआ है एमपी में पशु जनगणना के आधार पर सर्वाधिक संख्या किस पशु की है। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में पशु जनगणना 2003 के अनुसार, अब ये पशु जनगणना इन्होंने 2003 का डाटा लेके बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या बकरियों की है अकॉर्डिंग टू 2003 पशु जनगणना। क्वेश्चन 74 अब ये वर्ष 2003 की पशु जनगणना के अनुसार प्रदेश में कुक्कुट और बतखों की संख्या कितनी है। तो ये आपको 117.05 लाख के लगभग में देखने को मिल जाएगा। देखिए मैं बोलूंगा जो डाटा है ये आप नया याद करें वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। क्वेश्चन 75 वर्ष 2003 में पशु जनगणना संबंधी तथ्यों में से असत्य कथन को हमको बताना है। तो यहाँ पे
देख लेते हैं। 2003 की पशु जनगणना के अनुसार प्रदेश में 2.56 करोड़ पशुधन है। ये गलत दिया हुआ है, नहीं ये गलत नहीं, ये सही दिया हुआ है। इस गणना के अनुसार गौ एवं भैंस वंशीय प्रजनन योग्य माताओं की संख्या 100.62 लाख है। ये बात भी सही दी हुई है। लिखा हुआ है कि गणना के अनुसार 85 लाख भेड़ें हैं भारत मध्य प्रदेश में, ये गलत दिया हुआ है। और लिखा हुआ है 2003 की जनगणना में प्रदेश में बकरे बकरियों की संख्या 81.42 लाख है, तो ये बात भी सही है। ठीक है, तो ये कुछ डाटा दिया हुआ है पशु जनगणना 2003 का, रीड कर लेते हैं। कुल पशुधन इसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में 2.56 करोड़ है। गो गाय एवं जो भैंस है, ठीक है, तो प्रजनन योग्य मादाओं की संख्या 100.62 लाख है। भेड़ों की संख्या 5.46 है, जबकि यहाँ पे 85 लाख लिखा हुआ था, इस कारण से गलत है। और बकरे बकरियों की संख्या 81.42 लाख है, तो वो बात भी सही है। क्वेश्चन 72 लिखा हुआ है एमपी में पशु घनत्व के आधार पर किस डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट नंबर पे आती है? तो रीवा और जो टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे पशु घनत्व अकॉर्डिंग टू 2003 डाटा ये फर्स्ट नंबर पे आता है, रीवा एंड टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन 77 लिखा हुआ है पशु घनत्व की दृष्टि से प्रदेश में द्वितीय स्थान पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन है राजगढ़, ठीक है, तो वो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। पशु घनत्व के मामले में आपको रीवा टीकमगढ़ पहले नंबर पे मिल जाएंगे और पशु घनत्व के मामले में द्वितीय स्थान पे आपको राजगढ़ और सतना देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन 78 लिखा हुआ है पशु संबंधी संस्थानों के संबंध में सही कथनों का चयन करना है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए, तो ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला लिखा हुआ है एमपी में गौवंश संरक्षण के लिए गौवंश आयोग बनाया गया, ठीक है। लिखा है एमपी में 1 बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र या 7 बकरी प्रजनन इकाइयां कार्यरत हैं, ठीक है, तो 1 बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र और 7 बकरी प्रजनन इकाइयां, ये बात भी सही है। एमपी में 10 कुक्कुट पालन, ठीक है, प्रक्षेत्र कार्यरत हैं, तो ये बात भी सही है। तो इस तरह से सारी बातें सही हैं। क्वेश्चन 79 मध्य प्रदेश में राज्य पशुधन, देखिए ऐसे क्वेश्चन निकलते हैं ये निगम वगैरह। राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम बोला जा रहा है कि इसको कब स्टैब्लिश करा गया था? तो ध्यान रखें 19 नवंबर 1982 के टाइम पे राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम को स्टैब्लिश करा गया था, तो बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 80 एमपी में कितने पशु प्रजनन प्रक्षेत्र हैं? तो यहाँ पे 8 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र हैं, ठीक है। जबलपुर में आपको सांड प्रजनन प्रक्षेत्र मिल जाएगा। क्वेश्चन 81 लिखा हुआ एमपी में गौवंशीय सांड प्रदाय कर नस्ल सुधार के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करी गई है? तो यहाँ पे 26 अक्टूबर 2000 से एक स्कीम लॉन्च करी गई है जिसका नाम है नंदीशाला, ठीक है। और ये क्यों लॉन्च करी गई है कि मध्य प्रदेश में जो गौवंश सांड हैं तो इनकी नस्ल को सुधार करना है। क्वेश्चन 82 एमपी में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए एकीकृत डेयरी विकास योजना प्रारंभ करी गई थी, तो ये किसकी हेल्प से करी गई थी? तो ये आपको वर्ल्ड बैंक की हेल्प से ये स्कीम शुरू करी गई थी, इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। और ये 1997 में विश्व बैंक की सहायता से इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च करी गई थी, ठीक है। इसके अलावा एमपी में अमूल पद्धति पर डेयरी विकास के लिए वर्तमान में ऑपरेशन फ्लड जो स्कीम है वो भी चल रही है। क्वेश्चन 83 लिखा हुआ है कौन सा या किस डिस्ट्रिक्ट में इंटीग्रेटेड आदिवासी डेयरी परियोजना संचालित की जा रही है? तो बोला जा रहा है कि ये कहाँ पे की जा रही है, आदिवासी इंटीग्रेटेड आदिवासी डेयरी विकास परियोजना। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट उसमें आ रहे हैं, शहडोल, मंडला, सीधी, बालाघाट एंड छिंदवाड़ा। तो इस तरह से यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ठीक है, शहडोल, मंडला, सीधी, बालाघाट, छिंदवाड़ा। क्वेश्चन 84 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में राज्य मत्स्य विकास निगम, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान रखेंगे। राज्य मत्स्य विकास निगम 1979 में ये बॉडी स्टैब्लिश करी गई थी। क्वेश्चन 85 लिखा हुआ है एमपी में कुल दुग्ध उत्पादन वर्ष 17-18 में कितना रहा था? तो ये 14,713 मेट्रिक टन। क्वेश्चन 86 लिखा हुआ है एमपी में कृषि विभाग को अब क्या बोला जाता है? ठीक है, तो इसको बोला जाता है किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 87 लिखा है नवीनतम कृषि महाविद्यालय गंजबासौदा विदिशा में खुलने जा रहा है, ये खुल चुका है दोस्तों। तो बोला जा रहा है बताइए पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? तो ये आपको रीवा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। ग्वालियर
इंदौर, सीहोर, रीवा, खंडवा में भी कृषि विद्यालय हैं और जो नवीन पशु चिकित्सा महाविद्यालय है ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है। क्वेश्चन 88 लिखा हुआ है कि एमपी में खरीफ और जो रबी क्रॉप्स हैं तो इनका कितना प्रतिशत एरिया या कितने प्रतिशत एरिया में ये क्रॉप्स देखने को मिलती हैं। तो मध्य प्रदेश में 67% जो खरीफ क्रॉप्स हैं ये देखने को मिलती हैं। खरीफ क्रॉप्स के नाम भी ध्यान रखें, चावल, दाल, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का। और 33 जो परसेंट एरिया है वहाँ पे आपको रबी क्रॉप देखने को मिलेंगे, गेहूं, चना, दाल, सरसों, राई। क्वेश्चन 89 लिखा हुआ है कि रंगीन प्राकृतिक कॉटन का प्रोडक्शन करने के लिए देश का फर्स्ट स्टेट कौन सा है। ठीक है, तो जो कलर्ड जो कॉटन रहता है तो उसका प्रोडक्शन करने के लिए किस स्टेट का नाम फेमस है। तो ये एमपी की बात करी जा रही है। एमपी में भूरा, गुलाबी, ग्रीन, ठीक है, तो ये मल्टीपल कलर का आपको कॉटन देखने को मिल जाएगा। और जो कॉटन है इसको व्हाइट गोल्ड भी बोला जाता है, तो सफेद सोना करके बोलते हैं, तो ये बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 90 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा प्रदेश को 5 कृषि क्षेत्रों में बांट दिया। अब इसमें चावल गेहूं का प्रदेश कौन सा है। तो यहाँ पे जो वेरियस डिस्ट्रिक्ट के नेम दिए गए हैं उनमें हमें ये बताना है कि राइस और जो वीट है कहाँ पे इनका प्रोडक्शन ज्यादा देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ठीक है, मुरैना। एमपी में कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को 5 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। देखिए अभी करंट में आप ये बात ध्यान रखें कि लगभग 7 एग्रीकल्चर जोन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको जरा हम रीड कर लेते हैं। एमपी कृषि विभाग द्वारा एमपी को 5 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। इसके अंतर्गत कुछ जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है, चावल गेहूं का प्रदेश, इसी के तहत चावल गेहूं का प्रदेश भी है जिसमें पन्ना, सतना, जबलपुर, उमरिया, सिवनी डिस्ट्रिक्ट आते हैं। जबकि जो मुरैना जिला उत्तर के ज्वार गेहूं के प्रदेश के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया था कि चावल गेहूं के प्रदेश में, ठीक है, जहां पर राइस और जो वीट है उसका जो प्रोडक्शन या चावल गेहूं का जो क्षेत्र है तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट शामिल नहीं है। तो जो मुरैना डिस्ट्रिक्ट है ये इस कैटेगरी में नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ पे ज्वार और वीट वगैरह देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे राइस और वीट पूछा था। जबकि जो मुरैना डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आपको ज्वार और गेहूं का प्रोडक्शन ज्यादा देखने को मिलता है। यदि आप गेहूं चावल की बात करें तो ये पन्ना, सतना, जबलपुर, उमरिया, सिवनी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। क्वेश्चन 91 लिखा हुआ है एमपी में कॉटन प्रोडक्शन के लिए सबसे फेमस जो जगह है उसका नाम बताना है। तो ये बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में अंजड़, ये वो जगह है जहाँ पे कॉटन के जो सबसे अच्छी वैरायटी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। कॉटन प्रोडक्शन के लिए आपको 10 से 14 मंथ का टाइम पीरियड लगता है। और ये बात ध्यान रखें, गुजरात नंबर 1 है कॉटन प्रोडक्शन में, फिर इसके बाद महाराष्ट्र आता है एंड 3rd नंबर पे आपको एमपी देखने को मिलता है। क्वेश्चन 92 लिखा हुआ है कि कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, तो ये वैरायटी दी हुई है कॉटन की, गेहूं की, धान की, तो समटाइम्स ऐसे भी क्वेश्चन निकल आते हैं, तो ये भी जरा देख लेते हैं। कॉटन की वैरायटी के, कॉटन की जो वैरायटी उनके नाम बता देता हूं, जैसे कि कॉटन में वीर नारा, एमबी मालवी, मालिनी, अमरीकी बुरी एंड ओभरा। गेहूं की कई वैरायटी चलती हैं जैसे सुजाता, शरबती, नर्मदा, लोकमान। धान में जो वैरायटी चलती है वो अमन, ओस, बोरो, हाइब्रिड 116। तो ये सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे ये करेक्ट दिए गए हैं, ध्यान रखें। क्वेश्चन 93 लिखा हुआ है 18वीं पशु संगणना 2007 के अनुसार एमपी में पशुधन की संख्या कितनी है। तो ये 4.07 करोड़ है। ये 2007 का डाटा है और मैं बार बार कह रहा हूँ आप करंट डाटा हमेशा याद रखें। क्वेश्चन 94 लिखा हुआ है 18वीं पशु संगणना 2007 में कुक्कुट एवं बतखों की संख्या। तो यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन 73.84 है। क्वेश्चन 95 लिखा है 2013-14 की स्थिति में एमबी में एग का प्रोडक्शन कितना रहा था। तो ये 9,671 लाख एग का प्रोडक्शन देखने को मिलता है 2013-14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 96 2013-14 में मिल्क प्रोडक्शन की क्या स्थिति थी एमपी में। तो ये था आपका 9,599 हजार मीट्रिक टन मिल्क प्रोडक्शन देखने को मिलता है 2013-14 में। क्वेश्चन 97 लिखा हुआ है पशु गणना 2012 के अनुसार एमपी में जो टोटल पशु हैं या पशुधन है तो इनका टोटल नंबर हमको बताना है। तो यहाँ पे 2012 के अकॉर्डिंग एमपी में ये जो पशुधन है तो
इनका जो नंबर था 3.63 करोड़ देखने को मिलता है, ध्यान रखें, ठीक है। और 2007 और जब ये 2012 में ये जो नंबर था ये 3.63 करोड़ था, जबकि 2007 में मध्य प्रदेश में ये जो नंबर था ये ज़्यादा था, 4.07 करोड़ था, बट ये 2012 आते आते ये नंबर घट गया था, ठीक है। पशुधन की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन 98 लिखा है 19 पशुगणना 2012 में एमपी में कुक्कुट बतखों की संख्या, ठीक है। ये बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है यहाँ पे 119.05 लाख। क्वेश्चन 99 यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है पशुगणना 2012 के बारे में और बोला जा रहा है कि करेक्ट ऑप्शन हमको यहाँ पे बताना है। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन पुराने हैं और मेरा हमेशा से कहना है न्यू क्वेश्चन तैयार करें। ये क्वेश्चन के लीस्ट चांस है कि ये पेपर में आपके आने वाले हैं। रिसेंट डाटा, आई रिक्वेस्ट यू हैव टू स्टडी दी रिसेंट डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है ये बहुत पुराना डाटा है, 2012 का, ऑलमोस्ट 11 साल पुराना। बहुत कम चांस है कि इधर से कोई क्वेश्चन निकलने वाला है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये 19वीं पशुगणना थी, सही बात है। लिखा है प्रदेश में गौ एवं भैंस वंशीय प्रजनन योग्य मादा पशुओं की संख्या 109.90 लाख है उस टाइम पीरियड पे, तो ये बात भी सही लिखी हुई है। लिखा है प्रदेश में 3.09 लाख भेड़ें थी, तो ये बात भी सही है। तो इस तरह से यहाँ पे सारे ऑप्शन सही दिए हुए हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एमपी में किस फसल की खेती पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने का जो निर्णय है वो लिया है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। अभी इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, समथिंग 100 क्वेश्चन और हैं जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।